वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 161 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 161 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हाल ही में 13 अप्रैल 2024 को ऑपरेशन मेघदूत का 40वां वर्ष मनाया गया। आपको बताना है कि ऑपरेशन मेघदूत क्या था। पहला, दूसरा, तीसरा और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने चीनी सेना को अरुणाचल प्रदेश सीमा पर पराजित किया था। या इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। या इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने कारगिल विजय प्राप्त की थी। क्या है इसका आंसर? ऑपरेशन मेघदूत, जिसको 40 वर्ष का समय हो गया है। ये था, भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। बी है इसका आंसर। तो इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र जो है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऊंचा है ये। अब है क्या इसमें? देखिए, भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में चलने वाली पाकिस्तानी सैन्य कार्यवाही के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सियाचिन पर अपने दावे को वैध बनाने के पाकिस्तान के कुप्रयासों को सफल करने हेतु यह ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, विफल करने हेतु यह ऑपरेशन चलाया था और यह विश्व के अब तक के सबसे लंबे ऑपरेशनों में से एक है। और इसी उपलक्ष्य में हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है सियाचिन दिवस। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। अप्रैल 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार घर पर मतदान की सुविधा का शुभारंभ किया है। ठीक है, और यह सुविधा 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए शुरू की गई है। बिल्कुल पहला वाला करेक्ट है स्टेटमेंट। देखिए, 70 वर्ष का व्यक्ति तो खुद से ही मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाल सकता है अगर शारीरिक रूप से सक्षम है तो 70 वर्ष तो आयु कम ही है। ये 85 वर्ष है। ठीक है, 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और जो दिव्यांगजन हैं, ठीक है, उसकी भी एक श्रेणी है। 40% बेंचमार्क है दिव्यांगता के मामले, उनको यह सुविधा दी गई है निर्वाचन आयोग ने कि वो घर से मतदान कर सकते हैं। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। सही पूछा, केवल एक ही यहाँ पर सही है। तो इसके तहत पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को यह सुविधा दी गई है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, ठीक है, और 40% बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो याद रखिएगा एज। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अप्रैल 2024 में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दूसरी बार किस वैश्विक संगठन की प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई हैं? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दूसरी बार, इनका दूसरा जो कार्यकाल है वो स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2024 से 5 वर्ष के लिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई हैं दूसरी बार। देखिए, अप्रैल 2024 में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दूसरी बार IMF वैश्विक संगठन की प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई। उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए रहेगा, जो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। बात करें IMF की, तो संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। स्थापना हुई थी 1944 में इसकी, और अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और कुल सदस्य देश हैं इसमें 190। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता की फिल्म, यानी डायरेक्टर का नाम पूछ रहा है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 77वें कांस फिल्म महोत्सव के प्रतिष्ठित पुरस्कार पाम डी और की प्रतिस्पर्धा में शामिल किया गया है? ठीक है, अभी शामिल हुई हैं, मिला नहीं है इनको। और ये कम से कम 4 दशक से ऊपर कोई भारतीय फिल्म है जो शामिल हुई है 77वें कांस फिल्म महोत्सव में। तो इस फिल्म का नाम भी आ सकता है। इस फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। लेकिन यहाँ पूछा है डायरेक्टर का नाम, तो डायरेक्टर का नाम है पायल कपाड़िया। सी है इसका आंसर। ऑल वी इमेजिन एट लाइट, ये फिल्म बाय पायल कपाड़िया का नाम याद रखिएगा।
तो यह 4 दशक से अधिक समय में इस श्रेणी में पहुंचने वाली पहली भारतीय फिल्म होगी। ठीक है, 1 दशक में कितने? 10 वर्ष, यानी 40 साल से अधिक। 5वां प्रश्न है, ऐश्वर्या मिश्रा इनका नाम है। ऐश्वर्या मिश्रा द्वारा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जीते गए कांस्य पदक को रजत पदक में अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने किस स्पर्धा में यह कांस्य पदक जीता था? 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ या 110 मीटर बाधा दौड़? ऐश्वर्या मिश्रा जो है भारतीय एथलीट, 400 मीटर दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक होता है तीसरे दर्जे का पुरस्कार, रजत पदक होता है दूसरे दर्जे का पुरस्कार, स्वर्ण पदक होता है प्रथम दर्जे का पुरस्कार। तो ये जीती थी तीसरे दर्जे का पुरस्कार, लेकिन जो दूसरे दर्जे का पुरस्कार जीती महिला उज्बेकिस्तान की, तो उसने जो है बाडा ने डोपिंग टेस्ट किया था, वो उस डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई, यानी उसने कोई ऐसी दवा खाई होगी जो बाडा के द्वारा प्रतिबंधित है। अब दूसरे दर्जे पे आ जाएंगी ऐश्वर्या मिश्रा। तो इसका आंसर है 400 मीटर दौड़, बी है इसका आंसर। ऐश्वर्या मिश्रा द्वारा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जीते गए कांस्य पदक को रजत पदक में अपग्रेड किया जाएगा। कारण इसका एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के तत्कालीन रजत पदक विजेता उज्बेकिस्तान की फरीदा सोलिएवा डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। फरीदा सोलिएवा को डोप टेस्ट में मेल्डेनियम के सेवन के कारण पॉजिटिव पाया गया, और ये जो मेल्डेनियम है वो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ है। ठीक है, बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पदार्थ लेते हैं ये एथलीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अप्रैल 2024 में किस भारतीय लेखिका को वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया? वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज से सम्मानित हुई हैं ममता जी सागर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 6 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स द्वारा प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका ममता जी सागर को वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया, और साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान उनको दिया गया है, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज ममता जी सागर को। 7 अप्रैल, क्वेश्चन नंबर 7, अप्रैल 2024 में किस भारतीय संगठन को जॉन एल जैक स्वीगर्ड पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? ये इसरो को प्रदान किया गया है। ठीक है, सी है इसका आंसर, जॉन एल जैक। देखिए, अप्रैल 2024 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी और अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान टीम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह जो सम्मान है अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन का शीर्ष पुरस्कार है, और स्पेस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में। ठीक है, पुरस्कार का नाम क्या है? जॉन एल जैक स्वीगर्ड पुरस्कार 2024 इसरो को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल 2024 में कौन ताइवान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? चिनली, चो जंगताई, ली सुंगते, लाई चिंगते। अप्रैल 2024 में ताइवान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं चो जंगताई। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो अप्रैल 2024 में चो जंगताई ताइवान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। क्वेश्चन नंबर 9 दो स्टेटमेंट वाला है। हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, हिंदी में इसको कहते हैं विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अप्रैल 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की गई है, और इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जो विकास दर है वो 6.8% रहने का अनुमान है। कौन सा सही है इसमें? ये सीधा सीधा भी प्रश्न पूछा जा सकता है 4 स्टेटमेंट बनाकर, और यूपीएससी ने भी किया था ये प्रश्न वर्ष 2023 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। यहाँ विश्व बैंक लिखा तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान है, तो केवल दूसरा वाला ही यहाँ पर सही है, बी है इसका आंसर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय वन्यजीव संस्थान है 1982 का, ए है इसका आंसर। देखिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है, और इसका गठन हुआ था वर्ष 1982 में।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है, पूछ रहा है। अभी तक करंट थे, या कुछ जीएस के प्रश्न स्टार्ट हो गए। तो बाईं ओर से नहीं मिलती, क्योंकि वो दाईं ओर से मिलती है, सोन नदी। देखिए, रामगंगा हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानंदा बाएं तट से गंगा नदी में मिलती हैं। चंबल और बेतवा दो अन्य महत्वपूर्ण उपसहायक नदियां हैं गंगा की। और यमुना और सोन नदी गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछ लेगा कौन सी सहायक नदी है, थोड़ा और टफ करेगा तो दाहिनी ओर से मिलने वाली, बाहिनी ओर से मिलने वाली अलग अलग करके पूछेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रोजेक्ट एलोरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही गलत होगा। प्रोजेक्ट एलोरा को माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च द्वारा संचालित किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत दुर्लभ प्राचीन भारतीय वास्तुकलाओं को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पहला वाला तो सही है, प्रोजेक्ट एलोरा को माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेकिन संरक्षित करनी है भारतीय भाषाएं, ना कि वास्तुकला। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तो सही यहाँ पर पूछा है तो केवल एक ही सही है, दूसरा वाला गलत है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा के तहत दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक अवसरों और तकनीकी कौशल का निर्माण करके शिक्षा का विस्तार और भावी पीढ़ियों के लिए स्थानीय भाषाओं एवं संस्कृतियों को संरक्षित करके वंचित समुदायों के लिए भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाना है। अभी 3 भाषाओं गोंडी, मुंडारी और इंदु मिशी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर प्रश्न एग्जाम में पूछ ले, हाल ही में चर्चा में रही इंदु मिश्मी, मुंडारी और गोंडी क्या हैं? ये भाषाएं हैं, झीलें हैं, जनजातीय समुदाय हैं। इस तरह से प्रश्न एग्जाम्स में बन जाते हैं, यूपीएससी तक कर लेती है। तो ये भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किस पर्वतीय भाग से हिमनदियों के हटने से वहां बनने वाली आराम कुर्सी की तरह की आकृति को कहते हैं क्या? भेड़शिला, एरीट, अपक्षेप मैदान, आइस केव या सर्क। किसी पर्वतीय भाग से हिम नदियों के हटने से वहां बनने वाली आराम कुर्सी जैसी आकृति को कहते हैं सर्क या आइस केव। हिंदी में कहते हैं हिम गहवर। डी है इसका आंसर। तो किसी पर्वतीय भाग से हिम नदियों के हटने से वहां बनने वाली आराम कुर्सी जैसी आकृति को हिम गहवर या सर्क, हिम गहवर को बोलते हैं इंग्लिश में आइस केव, और सर्क या सर्क कहते हैं। एरीट क्या है? जब किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य का भाग अपवर्तित होकर नुकीला हो जाता है तो उसको बोलते हैं एरीट। एक ऑप्शन में था बी में। क्वेश्चन नंबर 14 है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? मथुरा, गोरखपुर, आगरा या गौतम बुद्ध नगर। इनमें से उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है वो है गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे हिमालय से दूरी बढ़ती है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और साथ ही वर्षा की अवधि में भी कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। लोकसभा सीटों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान में 27 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, मध्य प्रदेश में 29, उत्तर प्रदेश में 80। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटें लोकसभा की, सभी को पता होगा इसका आंसर। और अनुमान कह रहे हैं कि 80 में से केवल 10 से 11 ही बीजेपी ला पाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29, ठीक है, राजस्थान ही गलत है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25, तो डी होगा इसका आंसर। तो ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, एग्जाम्स में मैच वैच करने के लिए, लोकसभा की कितनी सीटें किस राज्य में। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, मध्य प्रदेश में 29 और राजस्थान में है 25। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।